हेलो दोस्तों। जैसा कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे थे और इंटरनेशनल रिलेशंस हम पढ़ रहे थे 70th बीपीएससी मेंस के लिए और 70th बीपीएससी अपकमिंग इंटरव्यूज़ के लिए। उसमें इंडिया रशिया के रिलेशंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी अभी 20th ईयर ऑफ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है हमारे दोनों देशों के बीच। 2000 एडी में हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की थी उनसे। ठीक है। और 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड ठीक है। तो हमारे दोनों देशों की पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी स्पेशल सी पार्टनरशिप है। अभी अभी 25 साल हुए हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल ऐसे ईयर्स होते हैं तो सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप के हम देखेंगे कि कोर पिलर्स क्या हैं, क्या क्या हम ज़्यादा हमारे स्तंभ हैं जिनके बेसिस पे बेस्ड है ये रिलेशनशिप। तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस है, इन द सेंस कि हम जो पॉलिसीज़ लाते हैं इन फोरम में, जैसे ग्लोबल फोरम्स हैं, ग्लोबल फोरा जैसे कि यूएन है ना, G20 है और ब्रिक्स है, SCO है, ये सारे जो फोरा हैं और यूएन का रिफॉर्म्स है, ये हम सब जगह पे एक साथ एक एक ताल में ताल मिला के हम चलते हैं। तो एक तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच काफ़ी है। ऑल वेदर फ्रेंड काइंड ऑफ रहे हैं इंडिया एंड रशिया सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर नेशन स्टेट एज इंडिपेंडेंट प्लेयर। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी में जैसा कि हम जानते हैं कि हम रशिया से काफ़ी कुछ ख़रीदते हैं। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आप देखेंगे कि सिप्री जो है, सिप्री रिपोर्ट्स लाती है और सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 से 24 के बीच हमने उनसे S-400 और MiG-29 के ऐसा टाइप के हमने वेपन सिस्टम्स ख़रीदे हैं और हमारा बायर सेलर रिलेशन है। और हम इनके साथ देखेंगे तो डिफेंस टाइज में ये हमारे टॉप मोस्ट मिलिट्री सप्लायर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट मिलिट्री सप्लायर रहे हैं और ये 36% हमने ये 4-5 सालों में हमने ख़रीदा है इनसे। साथ ही आप सिक्योरिटी का देखेंगे तो सिक्योरिटी में हम इंदिरा और एविया इंडिया जैसे एक्सरसाइजेस करते हैं इनके साथ। तीसरा पिलर है एनर्जी सिक्योरिटी का, और ये इतना बड़ा पिलर नहीं हुआ करता था पहले, लेकिन जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से क्या हुआ है, रशिया पे सैंक्शन लगे हैं और रशिया को सैंक्शन लगे हैं तो उसको वॉर को फंड करने के लिए और मिलिट्री नीड्स वगैरह के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया है, ऑयल को सब्सिडाइज रेट पे इंडिया को बेच रहे हैं और हमने इनसे काफ़ी कुछ ख़रीदा है। तो आप देखें कि एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हमारा बायलैटरल ट्रेड जो है
वो 68 बिलियन डॉलर्स का है। उसमें से 60 बिलियन जो हमारा ट्रेड है उसमें एनर्जी है, हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। और इसमें भी देखेंगे आप तो इसके अलावा भी आप देखेंगे तो ONGC जो हमारी सरकारी उद्यम है, उन्होंने रशियन फार ईस्ट, जिसको RFE भी न्यूज़ में कभी कभी लिख देते हैं, में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साथ ही हमारा जो कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है उसमें रशियन सपोर्ट है। तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है काफ़ी डीपन हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में। अभी अभी रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं और इंडिया पे काटसा वगैरह लगा है, काटसा वगैरह US ने लगाया है। तो ये जो है एनर्जी इंपोर्ट वो थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है। तो ये 3 पिलर तो ऐसे हो गए। चौथा ट्रेड, और ट्रेड का भी रिलेशन है हमारा, ट्रेड एंड इकोनॉमी का रिलेशन है। तो ट्रेड एंड इकोनॉमी में हमारा क्या है कि जैसा मैंने बताया कि 68 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है और इसका टारगेट जो है 2030 तक हमें 100 बिलियन करना है। 100 बिलियन डॉलर्स का टारगेट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो भी ट्रेड हुआ है तो हम डॉलर के साथ डिकपल कर रहे हैं। डॉलर डिकपलिंग या डी डॉलराइजेशन, या अभी बाद में आप रूपीफिकेशन भी पढ़ेंगे, है ना, रूपीफिकेशन पढ़ेंगे, डी डॉलराइजेशन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो ट्रेड हुआ है 68 बिलियन डॉलर का, उसमें से 96% जो है वो रुपीस में हुआ है, ठीक है। और इसमें हमारा RBI ने वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट्स का शुरू किया है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, ये डी डॉलराइजेशन क्या होता है, डॉलर डिकपलिंग क्या होती है, रूपीफिकेशन क्या होता है, वोस्त्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, नोस्त्रो अकाउंट्स क्या होते हैं। ये जब हम इकॉनमी वाली सीरीज शुरू करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस करेंगे। आप चाहें तो वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट, डी डॉलराइजेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा रशियन फार ईस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा जो UN रिफॉर्म्स हैं उसमें इंडिया की क्या क्या डिमांड्स है। वैसे हम करेंगे ये सारे टॉपिक्स, लेकिन आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको भी सहूलियत रहेगी आगे। उसका जो अगला पिलर है वो है कनेक्टिविटी का। तो कनेक्टिविटी के मामले में आप देखेंगे तो इंडिया ने यूरेशिया और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्शन बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की है ओवर द ईयर्स। और यूरेशिया में क्या है कि जैसे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं और ख़ासकर क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं। तेल वगैरह तो है ही, तो उनसे संबंध बनाने के लिए, और चूँकि ये रशियन इन्फ्लुएंस वाली कंट्रीज़ हैं तो रशिया का सपोर्ट उसमें लगता है। और उसके लिए हमने प्रोजेक्ट्स आप देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। तो एक तो INSTC है। INSTC क्या है ये आपको सर्च करना है कि नहीं? आप सर्च करिए INSTC किसको कहते हैं। ये एक कॉरिडोर है, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जिसमें इंडिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद नॉर्दर्न सी रूट है, और उसके बाद एक और है व्लादिवोस्तोक और चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर, है कि नहीं? ये 3 चीज़ें हैं। INSTC के बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आएगा INSTC। साथ ही साथ नॉर्दर्न सी रूट जो है वो बार बार आएगा। ये इतना नाम में नहीं आता है और थोड़ा सा नाम भी लंबा है। व्लादिवोस्तोक याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप याद कर पाएंगे तो बहुत सहूलियत रहेगी आपको। साथ ही साथ इसके अलावा हम टेक्नोलॉजिकल भी करते हैं
कोलैबोरेशन इनके साथ, जैसे कि आप देखेंगे गगनयान। तो गगनयान मिशन में इन्होंने ट्रेनिंग दी है। उसके बाद कल्चरल और पीपल टू पीपल तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं। कल्चरल और पीपल टू पीपल में एज यू वुड रिमेंबर कि बॉलीवुड के एक समय बॉलीवुड का काफ़ी फेमस हुआ करता था बॉलीवुड, वहाँ पे योगा काफ़ी फेमस है वहाँ पे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे फेमस है। तो ये हमारे पिलर्स हैं। मेनली हमारा जो पिलर है दो कंट्रीज़ के बीच में, वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज, एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड और इकोनॉमी, और ख़ासकर कनेक्टिविटी भी अभी अभी बन रहा है नया नया, है ना। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन तो हम करते ही हैं। तो ये तो पिलर्स की बात हो गई। इन पिलर्स के बेसिस पे हम उनके साथ हमारा संबंध बना हुआ है। इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस क्या हैं इंडिया रशिया रिलेशन के? तो आप चैलेंजेस देखेंगे तो हमने पहली बात क्या नोटिस की कि हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड में इम्बैलेंस है। तो ट्रेड में इम्बैलेंस कैसा था भाई? ट्रेड में इम्बैलेंस ऐसा था कि 60 आउट ऑफ 68 बिलियन डॉलर्स हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी अराउंड मोर देन 60 हमने इंपोर्ट किया हुआ है। और इसमें भी ये जो है ये एनर्जी रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें भी 96% क्या था? रुपी में। तो इसी से रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम्स आएंगे अभी आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट 64 बिलियन डॉलर का है, और 64 में भी एनर्जी जो है 60 बिलियन डॉलर का है ना। 96 उसमें भी रुपी में है। तो ट्रेड इम्बैलेंस है। तो जैसा मैंने बोला रुपी 96% रुपी में हुआ है, तो रुपी का सरप्लस हो गया है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बीच में रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने इसको फ्लैग भी किया था। उनका कहना क्या था कि रशियन जो सरप्लस है रुपी में वो इंडियन बैंक अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, और रशिया के पास, चूँकि इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट्स मेयरली 5 बिलियन डॉलर्स, है ना। 5 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट करते हैं हम। तो वो रशियंस जो हैं 60 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट पैदा हो रहा है बायलैटरल ट्रेड में, उसको कहाँ खर्च करें? वो इंटरनेशनल मार्केट से उनको ऑस्ट्रासाइज कर दिया है अमेरिकन्स ने, तो वो बाहर उसको इन्वेस्ट कर नहीं सकते। इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी, है ना। तो ये रुपी सरप्लस वाला जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत है, जो कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स में इंडियन बैंक्स में पड़े हुए हैं। उसके बाद डिफेंस जो परचेजेस हैं वो डाउन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? एक तो कि यूएस के सैंक्शन है। आपको याद होगा कि S-400 जब इंडिया ने ख़रीदा था उस समय भी काटसा वगैरह लगाने की बात चल रही थी, है ना। और काटसा लगाते हैं तो टैरिफ्स लगाते हैं इंडिया पे, और टैरिफ्स लगाएंगे तो इंडिया को नुकसान होगा। तो एक तो यूएस सैंक्शन का डर है। दूसरा, इंडिया इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। अब डाइवर्सिफाई किससे कर रहे हैं भाई? हम फ्रांस के साथ भी ख़रीदते हैं, हम देखेंगे तो आप इज़राइल से भी लेते हैं, हम यूके वगैरह से ले रहे हैं, यूएस से तो ले ही रहे हैं। तो इंडिजनाइजेशन वगैरह जो है, और साथ में इंडिजनाइजेशन भी कर रहे हैं। इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत, है ना। तो इनकी वजह से डिफेंस जो इंपोर्ट है हमारा रशिया से वो कम हो गया। साथ ही साथ जब हमने बोला था कि स्ट्रैटेजिक, और यहाँ पे हमने लिखा था ना कि पहला पिलर जो है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस है, लेकिन ये जो कन्वर्जेंस है वो डाइवर्ज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जियोपॉलिटिकल जो प्रायोरिटीज़ हैं
डाइवर्ज हो रही हैं। ये एक चैलेंज है। तो आप देखेंगे कि रशिया जो है चाइना के साथ करीब आ रहा है। अभी रशिया जो है पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा करीब आया है। पाकिस्तान के साथ इसने डिफेंस एक्सरसाइज किया था हाल फिलहाल में, ठीक है ना। तो डिफेंस हमारा जो कन्वर्जेंस है वो कम हो रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया और यूएस का कन्वर्जेंस बढ़ रहा है, हम क्वाड में हैं, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली जो रशिया चाइना है, जैसे कि उन्होंने नो लिमिट्स पार्टनर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में हुआ है, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है ये भी। तो डाइवर्जेंस पैदा हो रहा है। और जैसा कि एक प्रॉब्लम तो यूएस सैंक्शन है ही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डील करनी है। और आप इसकी वजह से देखेंगे 38% डिक्लाइन हुआ है ऑयल इंपोर्ट में। जो हम कह रहे थे ना कि एनर्जी इंपोर्ट बढ़ा है और $60 बिलियन का तो सिर्फ इंपोर्ट है एनर्जी रिलेटेड, वो कम हुआ है 38% ईयर ऑन ईयर, है कि नहीं। तो अब इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं वो 1947 ऑनवर्ड्स बहुत अच्छे रहे हैं। इवन बिफोर दी इंडियन फ्रीडम रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, क्योंकि नेहरू जी लिबरल लीडर समझे जाते थे। और हमने कोल्ड वॉर के दौरान काफ़ी अच्छा मैनेज किया। कोल्ड वॉर के दौरान हम नेम हमने फाउंड किया और हमने किसी की साइड नहीं ली। और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसमें भी रशिया ने काफ़ी साथ दिया। पूरा देश जानता है कि रशिया के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। इवन यूक्रेन वॉर में इतना कुछ चल रहा था, सारे लोग अपोज कर रहे थे, यूरोप वगैरह ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इंडिया के स्टैंड को, लेकिन वी डिड नॉट बज फ्रॉम आवर पोजीशन इन सपोर्टिंग इन नॉट क्रिटिसाइजिंग रदर रशिया। तो इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले सकता है, जैसा आप देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया के डाइवर्जेंसेस पैदा हो रहे हैं। तो एक तो कि हमें स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी चाहिए। जैसा कि अब थोड़े दिन पहले, अब जब तक ये ट्रंप जी नहीं आए थे तब तक वी वेर इंचिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, स्पेशली यूएसए, बट ट्रंप जी ने वो मामला ख़राब कर दिया है। तो ये हम स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग हो गई है। अभी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हम मेंटेन करेंगे। अब हमने लेसन्स लर्न कर लिए हैं होपफुली। साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए इंडिया को। और तीसरा, ये जो डाउट्स पैदा हो रहे हैं, तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ हम कर देंगे। इंटरनेशनल ऑफ रुपी करेंगे तो ये जो ट्रेड डिफिसिट है हमारे दो कंट्रीज़ के बीच, वो कम हो जाएगा। अब हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो एक तो कि चाइना के इंडिया के साथ रशिया का डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, तो वो ट्रस्ट जो डिफिसिट पैदा हुआ है उसको इनक्रीज करना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट को, ठीक है। दूसरा, हमें डिप्लोमेसी इंगेज करनी चाहिए और ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, है कि नहीं। ट्रेड डाइवर्सिफाई करें, क्यों? क्योंकि हमारा ऑयल और एनर्जी है और डिफेंस है, इनमें ज़्यादा हमारा अभी वेटेज है। तो हम ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं भाई? हम फार्मा, फर्टिलाइज़र, है ना, फार्मा में हमारी एक्सपर्टीज़ है, जेनरिक मेडिसिन्स। फर्टिलाइज़र में वो बनाते हैं और हम इंपोर्टर हैं, हम वहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं इजीली, टेक्निकल। साथ ही साथ डिफेंस में भी वी शुड, जैसे ब्रह्मोस है वो साथ में कोलैबोरेशन है, मिलके बनाते हैं, जॉइंट वेंचर किया हुआ है।
तो जॉइंट वेंचर टाइप की पार्टनरशिप्स हमें डिफेंस में भी कोशिश करनी चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं वैसे। साथ ही साथ अब जैसे ये अगली बात भी यही हम लिखेंगे कि जॉइंट रिसर्च वगैरह को, जॉइंट R&D को हमें प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी कोलैबोरेशन को बढ़ाना चाहिए। कुडनकुलम और SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वगैरह जो हैं, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कभी आगे क्लास में। कुडनकुलम में थोड़ा सा हमें उनको बोलना पड़ेगा कि जल्दी से बनाइए, और हमने बोला है सब अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया हुआ था। और टेक्निकल कोलैबोरेशन में हमें चाहिए कि हम AI, मशीन लर्निंग, है ना, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में कोलैबोरेशन को बढ़ावा दें। तो इंडिया रशिया रिलेशन के 25 ईयर्स हो गए हैं, और कौन कौन से पिलर्स हैं, किन किन इश्यूज़ पे हम कोलैबोरेट करते हैं उनसे, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, और इंडिया को क्या आगे करना चाहिए ताकि ये रिलेशन चलता रहे और हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखें, ये सब हमने आज डिस्कस किया। ये आपको इंटरव्यू में काफ़ी काम देगा और BPSC मेंस में भी काफ़ी काम देगा। ये रिलेशन पूछे जा सकते हैं क्योंकि 25 साल हो गए हैं, और एज़ वी नो कि 25 साल 50 साल 100 साल होने पे किसी भी इंस्टेंस के 25-50 साल हो जाएं, अगर बरसी आ जाए, 100 साल आ जाए, जन्म दिवस आ जाए, कुछ राउंड फिगर्स वाला कुछ, तो वो सवाल पूछते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक आज का हो गया, हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।